हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए लॉटरी बम्पर वन शॉट रिवीजन लेक्चर नंबर 10 और वन शॉट रिवीजन का 01 पार्ट है। आधा चैप्टर खत्म हुआ है तो वहाँ तक का एक बार रैपिडली रिवीजन करवा देता हूँ आज, है ना। फिर अगले लेक्चर में उसके सम्स और उसकी प्रैक्टिस, फिर वापस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो जब खत्म हो जाएगा तब वन शॉट रिवीजन 02 आएगा, है ना। चल दोस्त, तो स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से करें। 3-4 साइंटिस्ट हैं, उनके कंट्रीब्यूशन पे डिस्कस करेंगे ना, यहाँ तक का चैप्टर हो जाएगा। सबसे पहला केपलर बाबा से पहले बहुत से लोगों ने और सन के अराउंड जो प्लैनेट का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है, इन सब के बारे में बहुत सारा थियरी दिया था, लेकिन उस सब में कुछ ना कुछ करेक्शन थे। जैसे किसी ने बोला था कि जियोसेंट्रिक मॉडल है पूरा, मतलब अर्थ बीच में है और बाकी सब लोग घूम रहे हैं। किसी ने बोला था हेलियोसेंट्रिक मॉडल है कि सन बीच में और बाकी सब लोग घूम रहे हैं। फिर केपलर बाबा आए, जॉन केपलर, हाँ, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, शांति रखो सब लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ये नियम देख लो, ऐसा ही होगा, यही मॉडल है। तो उन्होंने 3 लॉज फॉर प्लैनेटरी मोशन दिया। उनका एक फास्ट ट्रैक में रिवीजन हम देख लेते हैं। चलो, तो आज सबसे पहला टाइटल है जॉन केपलर पे, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या लॉ थे? सबसे पहला लॉ भैया, वो घूमने को लेके ही बोला था कि कोई सर्कल वर्कल पे नहीं घूम रहे। हाँ, सारे प्लैनेट है ना सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं। और एलिप्टिकल पाथ होगा ऐसे लंबा वाला सर्कल तो ऐसे होता है ना, उसको यूँ स्ट्रेच करो तो जो लंबा सर्कल बनता है ना, दैट इज एलिप्टिकल पाथ। उस एलिप्टिकल पाथ के 2 सेंटर होते हैं, उनमें से एक सेंटर पे सन होगा। हाँ, ऐसा मॉडल बनेगा। देखो ये रहा फर्स्ट लॉ, ये एलिप्टिकल पाथ, ये उसका मेजर एक्सिस, बड़ा वाला एक्सिस मेजर एक्सिस। हाँ, यहाँ पे सन है, इस सेंटर पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना प्लैनेट है, समझ लो यूँ घूम रहा है। ये हो गया माइनर एक्सिस, छोटा वाला एक्सिस। 2 एक्सिस हो गए ना। हाँ, ये जो मेजर एक्सिस है उसका लेंथ क्या बताया था, 2a, और माइनर एक्सिस का लेंथ 2b। यस, ओके। तो ये था उनका मॉडल कि प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं। कोई बोले सर्कल घूम रहे, कोई बोले ऐसे घूम रहे। उन्होंने बोला भाई रहने दे, ये देख ऐसे घूम रहे सबके सब मजे से, ठीक है। डन 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 डन। चल, सेकेंड लॉ उन्होंने प्लैनेट की स्पीड, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम, प्लैनेट का एरिया स्वेप्ट, उन सब के बारे में था। क्या था वो लॉ? तो लॉ ऐसा था, देख, जैसे भाई ये रहा अपना एलिप्टिकल पाथ, है ना, ये पूरा एलिप्टिकल पाथ। यहाँ पे ये है सन, मान लो इधर आपका सन है, ठीक है। प्लैनेट इधर कहीं दूर है। अच्छा, इसमें वो बताना भूल गया ना, पास में है तो पेरीहेलियन पॉइंट, दूर है तो उसको एपीहेलियन पॉइंट बोलते हैं। हाँ, वो छोटी छोटी बातें, ये वन शॉट रिवीजन है। प्लैनेट यहाँ पर है, थोड़ी देर में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो एक लाइन बना रहा हूँ। ये लाइन क्या नाम है इसका? अ लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन। प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रही है ना, लाइन जोड़ रही है उनको। हाँ, अब थोड़ी देर बाद जब प्लैनेट यहाँ पे आया तो ये लाइन भी यहाँ तक सरक गया, तो उस लाइन ने जो इतना स्वेप्ट किया ना एरिया, उसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा। हाँ, मान लो अब थोड़ी देर बाद प्लैनेट अपना इधर है, चलो बता रहा हूँ केपलर बाबा का लो, यहाँ से घूम के इधर तक आया, तो अब जो ज्वाइनिंग लाइन है प्लैनेट और सन को जोड़ने वाला लाइन ये रहा, फिर इधर पहुँच गया। तो इस बार जो एरिया बन रहा है, देखो इतना शेडेड एरिया जो दिखा रहा हूँ वो बना। अब केपलर बाबा का पॉइंट ये था कि ये जो लगने वाला टाइम और यहाँ पे लगने वाला टाइम इक्वल होगा ना, तो ये जो शेडेड एरिया है वो भी इक्वल होगा। मीन्स लाइन विच जॉइन प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। समझे? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये था
केपलर बाबा का दूसरा नियम। हालांकि इसमें उन्होंने फॉर्मूले भी दिए थे, ये दिया था ना dA/dt L/2m। ये dA/dt क्या है? एरियल वेलोसिटी, मतलब एरिया बनाने की स्पीड, एरियल वेलोसिटी, एरिया बनाने की स्पीड, ठीक है। ये L क्या है? L एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला अपन ने देखा था इसके वीडियो में, L = mvr, है कि नहीं? तो ये केपलर का सेकंड लॉ हो गया। अब थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में तो बहुत इजी मामला था। क्या कि जो प्लैनेट सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। चाय आया तो वीडियो रोको, 1 मिनट रुको भाई, चाय वाय पी लेता हूँ। चलो भाई, चाय वाय पिया। अब केपलर का थर्ड लॉ, अब देख लेक्चर में और ज़्यादा फ्लो आएगा। केपलर का थर्ड लॉ क्या था? प्लैनेट सन के अराउंड जो घूम रहा है, तो टू कंप्लीट वन रोटेशन का जो टाइम पीरियड है, पीरियडिक टाइम, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन था कि कितना टाइम लगेगा। तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ये था t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a³। अब ई का बवाल है, रुक दिखाता हूं चित्र के अंदर पूरा तुझे। देख भाई, मान ले प्लैनेट यहां पर है, तो यहां से घूम कर यहां तक आया, उसमें लगने वाला टाइम t है, और इसका जो ये मेजर एक्सिस है ना, उसका आधा पोर्शन सेमी मेजर एक्सिस, ये a होता है ना, क्योंकि ये पूरा 2a है, देखो तो इतना a होगा ना, हाँ, इसका क्यूब। ऐसे आप टाइम पता लगा सकते हो, समझे? अच्छा चल, इसमें और भी इंफॉर्मेशन था कि ये जो टाइम है ये ईयर में होगा, और ये जो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है वो 10⁻10 मीटर के करीब होगा। ऐसा सब मेजरमेंट होता है। अब मान लो आप इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हो, तो यहाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। हाँ, तो जब भी आप किसी प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो और ये सारी वैल्यू रखते हो, तो ये जो क्वोशिएंट है वो आपको 10⁻34 की रेंज का मिलेगा, और उसका यूनिट आएगा ईयर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, यस, है ना। तो हो गए केपलर बाबा के 3 लॉ। लेकिन दोस्त एक बात है, इस पे बेस्ड एक छोटा सा सम करवा दूं, 1-2 मिनट लगेगा, है ना। देख कैसा सम इसमें से बन सकता है, बताता हूं। मान लो एक 2 प्लैनेट का कंपैरिजन बताया है क्वेश्चन में, कि पहला वाला प्लैनेट है उसका सेमी मेजर एक्सिस r है, और दूसरे वाले प्लैनेट का 1.5 गुना है, मीन्स 1.5 टाइम्स ऑफ r। तो दूसरे वाले को पहले से कितना टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? यार ये तो मामला पेचीदा है। पेचीदा कुछ नहीं है, देख पहले वाले को मान ले इतना डिस्टेंस है, दूसरे वाले को है 1.5 टाइम्स ऑफ दैट। अब पहले वाले को टाइम लग रहा है t1, दूसरे वाले को लग रहा है t2, ये कंपेयर करो। तो पहले एक दिमाग में थॉट बना, क्या कि जैसे ये सन है, ठीक है, ये पहले वाला नज़दीक होगा, दूसरे वाला थोड़ा दूर होगा ना। पहले वाला इधर है r डिस्टेंस पे, ये रहा प्लैनेट, घुमा ऐसे। दूसरा वाला थोड़ा और दूर होगा, 1.5 गुना ऑफ r है ना, वो ऐसे घूमेगा। तो ऑब्वियसली इसको दूसरे वाले को जो टाइम है वो पहले वाले से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा घूमना है। बिल्कुल देसी हिसाब है, ज़्यादा लगेगा वो तो पता चलेगा कितना लगेगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ वैल्यू पता कर सकते हैं, हमारे पास इनके रिगार्डिंग फॉर्मूला है। वी हैव ऑलरेडी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a³। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, t1 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर, a1 का क्यूब, a2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। ठीक है दोस्त, t1 भी पता नहीं अपने को, t2 भी पता नहीं है, ये पता है a1 मतलब r ले लो, a2 मीन्स 1.5 ऑफ r, ठीक है, ओके। t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, r क्यूब कैंसिल, 1.5 का क्यूब रहेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगा दो, तो t2 स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स क्यूब ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो दोनों साइड 1/2 करते हैं ना, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो t2 इज इक्वल टू 1.5 3/2 एंड दिस इज योर t1। इतना आएगा आंसर। ए भाई ये छोटा मोटा गणित है, 11वीं में पढ़ते हो, मार लगा लो कैलकुलेटर यहाँ पे। कैसे लगाएगा? 1.5 का क्यूब करना है पहले, तो कैलकुलेटर में 1.5 इंटू 1.5 करो, फिर जो आंसर आया ना उसके लिए रूट दबा दो आंसर। तो क्या बात करते हो यार। हाँ, तो फाइनली केपलर का जो थर्ड लॉ है उसके रिलेटेड सम्स ऐसे बन सकते हैं। 2 प्लैनेट का
क्या डिस्टेंस है, दो प्लैनेट को लगने वाला टाइम क्या है, उसको आप कंपेयर कर सकते हो यदि आप इसको अच्छे से यूज कर पाओ तो। ठीक है, चलो अब केपलर बाबा को विदाई देते हैं, न्यूटन बाबा की एंट्री करवाते हैं। क्या था न्यूटन का फंडा? अरे धांसू, ग्रेविटी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। बोर्ड थोड़ा सा गंदा दिखने लगा है, इसको हम थोड़ा क्लीन करेंगे। तो बार बार वीडियो पॉज करो, अटकाओ, इतना टाइम नहीं होता है। चलो भैया आ जाओ। यूनिवर्सल लॉ, हाँ, न्यूटन बाबा की भी स्टोरी अपन ने पढ़ाई थी, है ना। सारे वीडियो तो आपने देखे होंगे, तभी आप मेरा लेक्चर नंबर 10 देखने आए हो। न्यूटन बाबा की स्टोरी में ये था कि उन्होंने अर्थ और मून के कंपैरिजन से ग्रेविटेशन फॉर्मूला डिराइव किया था। पूरा मेथड मैंने बताया आगे। हाँ, 1665 में एप्पल खा रहे थे, नहीं एप्पल गिरा, उस एप्पल को देख के उनको ग्रेविटेशन का थॉट आया, है ना। ये सारे थॉट का निचोड़ देना है हमको। तो उन्होंने ये बोला था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है। यूनिवर्स का एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स, और उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, वो कितना, तो उसका वैल्यू इस फॉर्मूले से उन्होंने बताया था कि वो जो फोर्स होता है ना, वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, फिर इन दोनों को मिला दो तो भाई फंडा ऐसा बनेगा, देख। हाँ, अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा दो तो जी आएगा, और जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 केवेंडिश। हाँ, याद आया, केवेंडिश का टॉर्क वाला पूरा एक्सपेरिमेंट बताया था, सलिए वाला। हाँ, वही आज भी आएगा, न्यूटन के बाद केवेंडिश का नंबर आएगा, तब ये वैल्यू पे पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी इसको जाने दे, अभी मुझे इस फोर्स पे बात करनी है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन फोर्स आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सर थोड़ा निकाल के बताओ ना, 2-4 ऑब्जेक्ट लेके। चल बताता हूँ, आजा आजा आजा, इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। देख, बोर्ड मुझे खाली चाहिए, भरा हुआ मजा नहीं आता है। चल 2-3 सिंपल सम्स करवाता हूँ, तेरे 5-7 मिनट यहाँ और लग सकते हैं, लेकिन तुझे फायदा होगा, ये फॉर्मूले पे अपनी पकड़ आ जाएगी, है ना। चलो, तो सबसे पहले इजी सम लेते हैं। जैसे ये एक M1 5 kg का मास है, समझो ना। एक दूजा है, वो है अपना मान लो 6 kg। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। अब बोलो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितना। तो F, जैसे ये इस पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो फॉर्मूला क्या है अपना, G M1 M2 अपॉन R²। यही फॉर्मूला है। M1 में इसका मास रख दो 5, M2 में इसका मास, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3, पुट द वैल्यू ऑफ G 6.67 10⁻11, 5 6 30 अपॉन 9। यस, यहाँ से आपको फोर्स का वैल्यू मिलेगा। ए कैलकुलेटर लेके बैठो, खुद करो, ये सब सर नहीं करने हैं। हाँ, अब इसका और एक वेरिएंट हो सकता है ऐसा, देखो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें वो फोर्स दे दे पहले से और डिस्टेंस पूछा हो, या किसी का मास एक जने का हिडन रख के वो पूछा हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे देखो ये 5 kg, ये 6 kg मान लो, ऐसा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है अपने को नहीं पता है, लेकिन बोल दिया कि फोर्स यहाँ पे 100 न्यूटन है। तो फॉर्मूला लेने का G M1 M2 अपॉन R²। फोर्स कितना है 100, G कितना है 6.67। सर तो बहुत स्पीड में जा रहे, तो बच्चों जैसी चीज़ में क्या 4 दिन बिगाड़ूं, यहाँ से R निकाल, कैलकुलेटर लगा, बात खत्म, है ना। इजी है कि नहीं, इजी। अच्छा, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। देख, अपन लोग अर्थ पे खड़े हैं सब लोग, तो अपना भी तो कुछ मास है, अर्थ का भी कुछ मास है। मतलब हम और अर्थ, हम दोनों भी 2 मास हैं, मतलब हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ भी हमको अट्रैक्ट कर रही है। तो कभी कोशिश की कि अर्थ कितना ग्रेविटेशन फोर्स हम पे लगा रही है, अपने आप को कभी रख के सोचा। तू खुद भी तो एक मास है, हम भी तो मास हैं। तो चल अर्थ के साथ अपना कैलकुलेशन बताता हूँ। फॉर्मूला यही लेना है ना,
अर्थ अपने को कितना अट्रैक्शन दे रहा है, चलो धीमे से आराम से। थर्ड क्वेश्चन, ये रहा भाई अर्थ, समझो अर्थ का सेंटर, अर्थ का रेडियस। हाँ, अब हम लोग अर्थ पे यहाँ पे खड़े, समझ लो ऐसे, तो हमारा मास क्या हो गया m। अर्थ का सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड समझना है, यहाँ सेंटर पे। तब देख बन गए ना दो मास, एक me मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ अर्थ जितना। लगा फॉर्मूला, चल F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर। रख वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है याद रख ले, 2 × 10⁻30 सन का मास है। अर्थ में 6 जीरो कम है 24, चल याद आ गया। 6 × 10⁻24 मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रुक जा, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब ये मास क्या रखना इधर, पता नहीं साहब। जैसे मैं अपने लिए सम सॉल्व करूंगा तो मेरा तो 70 kg रख दूंगा, अब अपने लिए करो तो 55-60 kg रख सकते हो उन्होंने एवरेज। तो चलो एवरेज हम 60 kg का इंसान समझ लेते हैं कि जिस पे हम कैलकुलेशन करें वो 60 kg का है। अब जरा कैलकुलेटर निकालो, ये आंसर लाओ, खेल खत्म। बोलो है कि नहीं, इजी है ना। लेकिन आपने ये फॉर्मूला आपको पता है G m1 m2 अपॉन r², लेकिन कभी ऐसा अलग आउट ऑफ द वे जाके सोचा कि भाई अर्थ भी तो एक मास है, हम भी मास है, तो हम दोनों के बीच भी ये फॉर्मूला लग सकता है और फोर्स का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब चल थोड़ा एक लेवल अब लेके जाऊँ, उसको थोड़ा टफ करूँ, तुझे लगता है कि नहीं सर मेरे लिए इतना बहुत है, तो 3-4 मिनट का वीडियो आगे कर ले, 4-5 मिनट फॉरवर्ड करके आगे निकल। हाँ चल एक और लूँगा, अच्छा सा सम, सिचुएशन को आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है भाई, कहीं कुछ लूटा नहीं जा रहा है। देख नेक्स्ट सीन क्या है, जैसे एक ट्राइंगल है, ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ ले। यहाँ ए पॉइंट पे ए वर्टाइस, ए बी सी 3 वर्टाइसेस आर देयर, यस है ना। इन तीनों पे मास रख दो, इस पे रख दिया m, इस पे भी रख दिया m, इक्वल मास रख दो, इस पे भी रख दिया m, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन कि ये जो C पे रखा है ना, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना इन दोनों की वजह से, टोटल C पे रिजल्टेंट फोर्स कितना। तो मामला तो पेचीदा है, क्यों, क्योंकि C पे एक जना फोर्स नहीं लगा रहा है, दो जने लगा रहे हैं। देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन C पॉइंट। हाँ कौन, एक तो ये, इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर साहब, इधर खींचेगा ये, सीधी बात है ना, अट्रैक्शन फोर्स। इस पे लगने वाला फोर्स तो कौन कौन लगा रहा है, तो एक तो ये लगा रहा है, ये लगाएगा तो कैसे लगाएगा, उसको खींचेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स है ना, यूं आजा आजा बेटा आजा, यूं खींचेगा तो एरो उसी की तरफ जाएगा। हाँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबका लेंथ इक्वल ले लो, तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, G ये m1 ये m2 और ये डिस्टेंस, डन। फिर ये भी इसको पुल करेगा, आजा अट्रैक्शन आजा, तो ये भी फॉर्मूला तो वही आएगा, G मास भी इक्वल है दोनों का, mm/L²। मतलब यहाँ पे फोर्स 1 और फोर्स 2 इक्वल है, ये तो पता चल गया। लेकिन अब करूँ क्या सर, दोनों को प्लस कर डालूँ, माइनस कर डालूँ, या कुछ और बोल दूँ, ऐसे नहीं होता है। अब देख यहाँ थोड़ा वेक्टर टच देता हूँ इस टॉपिक को, फिर आगे इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, ये वाला और एक वाला, ये तो पता चल गया। लेकिन दोनों का करना क्या, टोटल कर दूं, माइनस कर दूं, नहीं पता है ना, तो थोड़ा वेक्टर याद कर ले पुराना, अभी पता चल जाएगा इन दोनों का प्लस करना है माइनस करना है कि क्या करना है। चल आजा देख, जैसे ऑब्जेक्ट अपना ऐसे पड़ा है भाई, ऐसे पड़ा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको एक फोर्स इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन और एक फोर्स इधर से खींच रहा है समझ लो 8 न्यूटन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 13 न्यूटन। बहुत ऑब्वियस सी घटना है ये तो। अब मान लें केस ऐसे है कि एक फोर्स इधर से खींच रहा है 8 न्यूटन, एक फोर्स यहाँ से खींच रहा है 5 न्यूटन, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये बड़ा है 8 - 5 अपोजिट है ना। एक जना इधर से खींच रहा है मेरे को 8 न्यूटन से, समझ बे यार जिंदगी बहुत ईजी है अपनी। एक जना इधर से खींच रहा है 8 न्यूटन, ये गया। एक जना इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन, ये गया। एक डायलॉग था, गोपू कोई मेरा हाथ खींच रहा है, कोई मेरा हाथ खींच रहा है। याद करो कौन सी मूवी का डायलॉग था, लिख देना कमेंट में, ठीक है।
तो 8 न्यूटन 5 न्यूटन, तो मैं किधर जाऊंगा, इधर ही जाऊंगा ना, हाँ 3 न्यूटन से जाऊंगा, वही तो सीन ड्रॉ किया मैंने। अब मामला कब फंसता है, जब इस ऑब्जेक्ट को 8 न्यूटन यहां से खींचे और 5 न्यूटन यहां से खींचे, जब दोनों के बीच में थीटा बने, तब क्या करना है। देख, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो सीधा प्लस करना होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करना होता है, लेकिन दोनों टेढ़ा है, कुछ एंगल बन रहा है। तो यहां पे वीडियो पॉज कर और अपनी सारी शक्तियां लगा के याद कर, वेक्टर पूरा सोहम सर के पास पड़ा है ना, हाँ याद आया, वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया तेरा a, ये हो गया तेरा b स्क्वायर, ये हो गया 2ab cos थीटा, ऐसे आंसर आता है, समझा। तो ऐसा ही मामला यहाँ पे भी फंसा हुआ है, देख। लेकिन यहाँ पे एक फायदा है कि जो एंगल है ना 60 डिग्री पता है हमको, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 हमको पता ही होता है। और एक और बात, अब यहाँ पे सोहम सर की शॉर्ट ट्रिक लगेगी क्या, कि हर बार ये फॉर्मूला लेना ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे मामलों में मैंने शॉर्ट ट्रिक भी दी थी कि जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों 90 डिग्री पे, तो आंसर √2 टाइम्स होगा, याद आया ना। मान ले दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है और दोनों इक्वल है, तो फॉर्मूला ले मत, डायरेक्ट √3 टाइम्स आंसर लिख। तो यहाँ पे वही हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और 60 डिग्री है ना, तो डायरेक्ट इस पे रिजल्टेंट फोर्स √3 टाइम्स ऑफ G/m/L²। बोल कैसा लगा, धांसू सम है ना। इसको समझने के लिए इतना सब क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तब जाके समझ में आता है, वरना तो फिर रटते हैं बच्चे। मजा आया ना। अब इस पे और भी ज्यादा लेवल अप है, जैसे स्क्वायर पे, जैसे ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस पे मास लगा है, वैसा हम स्क्वायर के चारों वर्टाइसिस पे लगा सकते हैं, रेक्टेंगल के लगा सकते हैं, पेंटा हेक्सा उस पे भी लगा सकते हैं। लेकिन वो भी बोर्ड की लेवल तक का लेक्चर, इसको यहीं तक रहने देते हैं। और भी ज़्यादा डीप जानना है ना, तो कीप वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर सोहम सर्स, मेरे वे अपनी बात कर रहा, फॉर सोहम सर्स जेईई नीट वीडियोस, वो भी आएंगे ग्रेविटेशन पे, तब उसमें बहुत डीप में जाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रहने देते। अब ग्रेविटेशन में से बाहर निकले तो अब किसका नंबर आएगा, कैवेंडिश। हाँ चल बस निपटा देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने देना है भाई, लंबा। टेक्नीशियन ध्यान रखना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब शूट हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाता जाऊँ लास्ट में पता चले सर मेमोरी फुल था, शूट नहीं हुआ। ठीक है चलो, नेक्स्ट है कैवेंडिश। कैवेंडिश में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भाई। कैवेंडिश बाबा का आइडिया क्या था, ये एक फाइन वायर है, रिजिड सपोर्ट से लटकाया, इस वायर के नीचे एक सलिया लगा दिया, सलिए के दोनों एंड पे 2 लेड के छोटे से बॉल लगा दिए, स्फीयर्स। हाँ, इसका नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। फिर उन्होंने क्या किया, 2 और बड़े लेड के बॉल लेके आए, एक को यहाँ पे लगाया, एक को यहाँ पे लगाया, दोनों का मास इक्वल रखा और दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल रखा, इसका भी d और इसका भी d। अच्छा, इसका मास m तो इसका भी m ले लो। ये था कैवेंडिश बाबा का एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेट, अपर्चर। हाँ, अब एग्जैक्टली बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ये सर ऊपर नीचे रखे हैं, नहीं ऐसे। वो ढक्कन देना दो, रुको समझाता हूँ ये कैसे रखे गए हैं। ये ऐसे दिख रहा है ना ये सलिया, तो ये ऐसे, ये वाला बॉल इधर ऊपर नहीं रखा है भाई, से ऊपर नहीं रखा है, नहीं गलत है। एक बॉल यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, सामने से देखेगा देख, यहाँ पे रखा है एक और एक यहाँ पे रखा है, दिख रहा है। एक इधर समझ ले और दूसरा इधर समझ ले, है ना। तो देख एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा, एक इधर दूसरा इधर, ऐसे रखा है, तभी सलिया यूं घूमेगा घूमेगा। चलो भाई, अरे यार रुक जा, पी लेते पानी। चल भाई, तो अब इन दो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशन फोर्स से, तो खींचेगा, चल आजा भैया। ये बड़ा वाला इस छोटे को अट्रैक्ट करेगा, छोटा भी करता है हालांकि, लेकिन अभी हमारा फोकस बड़े पे। हाँ चल, यहाँ फोर्स क्या बनना है, Gm1m2/d²। यहाँ पर भी वही बनना है, Gm1m2/d²। तो फिर फोर्स 1 = फोर्स 2, दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L, है ना।
तो याद आया कि जब दो फोर्स हैं नॉन कोलिनियर अलग अलग लाइन पे हैं और यूँ खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रॉड घूमेगा ना, तो टॉर्क क्रिएट होगा। तो चलो सर और डिटेलिंग बताओ। क्यों बताऊं भाई, पूरा वीडियो पड़ा है उस पर मेरा, ये वन शॉट रिवीजन है ना। हाँ, तो टॉर्क ड्यू टू F1 एंड F2, ये रहा फार्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से उठा Gm अपॉन d², उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, ये हो गया टॉर्क। अब इसमें एक और टॉर्क था कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट में। क्या था, आपने इसको इस वायर से लटकाया हुआ है ना, तो देखो ये रहा, मान लो वायर इधर ऐसे लटकाया था ना। अरे भैया हाँ, कहाँ जा रहा है, रुक, इधर रख लो थोड़ा। हाँ, ये वायर से लटकाया हुआ था। अब जैसे ही ये घूमेगा यूं, ऐसे घूमेगा, तो ऑब्वियसली ये जो वायर है मेरे हाथ में उसमें यूं ट्विस्ट लगेगा, लगा ना ट्विस्ट। तो ट्विस्ट की वजह से इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आना था जो इसको वापस यूं घुमाएगा, है ना। यस, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी था इधर। तो रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू ट्विस्ट टाउ 2 इज इक्वल टू के थीटा, इक्वेशन 2। दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैंसिल, Gm अपॉन d² इंटू L इज इक्वल टू के थीटा। अब G को सब्जेक्ट बना, के थीटा d² अपॉन mm अपॉन L। यस, आया ना फाइनली। अब ये सारी वैल्यू रखने की, एक्सपेरिमेंट करते वक्त जब हम वहाँ खड़े होते हैं ना, तो ये सारी वैल्यू पता कर सकते हैं, पता करके रखने की, G आपको मिल जाएगा फाइनली। समझा कि नहीं। चल दोस्त, तो कैवेंडिश बाबा भी खत्म। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2 एंड 3 हो गया अभी स्क्रीनशॉट। हाँ, मज़ा आ रहा है ना, तो वीडियो पोज करके कमेंट लिखने जा ना, पूरा देख, फ्लो में मोमेंटम बनता है कंटिन्यूस देखने। लेकिन जब वीडियो खत्म हो जाए तब कमेंट करना नहीं भूलना यार। आपका कमेंट है ना हमको जोश देता है। हाँ, हम लोग चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, अरे वाह अपना वीडियो बच्चों को पसंद आ रहा है, और बनाओ और बनाओ। तो कमेंट ही नहीं दोगे ना, तो अगला वीडियो आने में फिर हमारी भी वो जान निकल जाती है। जाने देने यार, पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों बनाए, छोड़ो, है ना। बहुत कुछ मैटर करता है, अपनी की हुई तारीफ, अपनी दी हुई कमेंट सामने वाले को बहुत फर्क पड़ता है। यस, ये चल जाने दे। अब भाई केपलर बाबा हो गए, न्यूटन बाबा हो गए, कैवेंडिश हो गया, अब अपना टाइम आएगा। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फैंटास्टिक टॉपिक। चल पूरा अर्थ ड्रॉ करके देता हूं तेरे को। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहां से अर्थ लेते पूरा, दिख रहा है ना, डार्क करना पड़ेगा थोड़ा, रुको भाई, नीचे तक आ रहा है ना कैमरामैन, जहां तक अर्थ मैंने ड्रॉ किया आ रहा है पूरा, कवर करो उसको अच्छे से। आ रहा है ना पूरा, मैं इसे नीचे नहीं लिखूंगा। चलो, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है भैया RE, नो प्रॉब्लम। अब ये अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट मतलब हम सब, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है अपना, तो 9.8 पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उसको भी प्रूव करके दिया ना इस चैप्टर में। कैसे दिया देख, समझ, ये अर्थ का सारा मास इधर होता है और अपना मास इधर है सरफेस पे, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लिया था, Gm अपॉन RE²। फिर इस F को रिप्लेस किया था वेट से, mg, तो इट विल बिकम Gm अपॉन RE², mm कैंसिल आउट। तो ये फॉर्मूला बना था सरफेस पे, हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बना था ना। इतना फास्ट नहीं बना था, वीडियो में आराम से समझाया था, थियरी लिखवा लिखवा के। तो चलो, सरफेस पे ग्रेविटेशन फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, G इज इक्वल टू Gme अपॉन RE²। ठीक है भैया, कवर अप तो करो इसको, अच्छा दिखना चाहिए। ये रेड कलर दिख रहा है कैमरे में कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पूरा रेड दिख रहा है ना। हाँ, अब बात करते हैं सरफेस से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो सरफेस से थोड़ा ऊपर गए आप, मान लो इधर h हाइट पे गए, इस लेवल पे,
तो ग्रेविटेशन इफेक्टिव कितना होगा, जी का फाइनल वैल्यू क्या होगा, क्या इतना ही रहेगा या इससे कम ज़्यादा होगा, तो कम होगा, क्योंकि उसके लिए भी फॉर्मूला प्रूव किया अपन ने, जी इफेक्टिव इज G1 माइनस एच अपॉन आर ई इज टू -2, है ना। ये फॉर्मूला किसी भी हाइट के लिए चल सकता है, लेकिन आपने हाइट ज़्यादा नहीं ली है। जैसे देख, अर्थ का रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर। अब तू सरफेस से 10-20 किलोमीटर ऊपर जा तो क्या फर्क पड़ना है ना। तो जब तेरा h इज वेरी लेस देन आर ई, तब ये फॉर्मूला बाइनोमियल थियरम से हमने सॉल्व किया था और ऐसा बन जाता है 2h अपॉन आर ई, है ना। यस, तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए तो ये रहा आंसर। सरफेस से थोड़ा ऊपर चले जाओ तो ये रहा फॉर्मूला। इसको भी कवर तो करना पड़ेगा। हाँ, रुक, और थोड़ा इसको सजाते रहे, दिखना अच्छा चाहिए, स्क्रीनशॉट मस्त आना चाहिए, और नहीं तो क्या। हाँ यार, अच्छा दिख रहा है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हाइट पे तो चले गए, समझे ना आप। सरफेस से बहुत कम हाइट पे जाना है ना, 10-20 किलोमीटर, तो ये फॉर्मूला ले लो। बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है ना, तो ये ले लो, ठीक है। अब थोड़ा अंदर आ जाओ डीप में, डेप्थ। तो अर्थ के सरफेस से थोड़ा डेप्थ में आ गए, इधर तक आ गए। अरे थोड़ा और आगे आ जा। हाँ, इतनी डेप्थ में आ गए। यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होगा, वो भी कम ही होगा। कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जी माइनस समथिंग है ना, तो कम ही होगा ना आंसर। हाँ, क्या होगा देख, जी इफेक्टिव इज G1 माइनस डी अपॉन आर ई। यस यस, आ रहा है ना मजा, फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं ना धनाधन। अरे हाँ सर, मजा आ गया, ठीक है। अब एक और लोकेशन बाकी है। लेटीट्यूड चेंज होने से अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ये एक्स्ट्रा थियरी था, जिस पे 9 नंबर का लेक्चर मैंने दिया था, है ना, आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन अब उसको भी शॉर्ट रिवीजन में ले ही लेते हैं ना। जिन्होंने पढ़ा है उनको फायदा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ से वीडियो खत्म करो, जाओ, कमेंट डालना भूलना नहीं, ठीक है। ओके, और जो रुके हुए वो आ जाओ। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। यस, ये अर्थ की सरफेस पे कोई प्लेस है, समझ लो। वो अर्थ की सरफेस पे, अ प्लेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ अर्थ, उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन बनाओ। ये रहा लाइन, क्या बोलेंगे इसको, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अर्थ एंड सम प्लेस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। उन्होंने उस लाइन ने इस इक्वेटोरियल के साथ जो एंगल बनाया ना, दैट इज कॉल्ड लेटीट्यूड एंगल। हाँ, लेमड़ा, ठीक है, हो गया। अब एक मिनट, बाद में पढ़ते हैं आगे का। मान ले ये जो प्लेस अपन ने सिलेक्ट किया वो इधर इक्वेटोरियल लाइन पे होता तो लेटीट्यूड क्या बनता, तो मेरे हिसाब से 0 बनता ना, क्योंकि ये इस एंगल को हम लेमड़ा बोल रहे हैं। जब ये पॉइंट ही तेरा यहाँ पे आ रहा है तो एंगल बनना ही नहीं है, तो लेमड़ा क्या होगा 0। तो लिख दो 8, कहीं काम आएगा भाई, इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन लेमड़ा इज 0। फिर मान ले हम पोल पे लिया होता, ये पोजीशन पोल पे देखा होता अपन ने, यूं यूं, तो ये एंगल 90 दिखता ना। हाँ, तो 8 पोल लेमड़ा इज 90 π/2। ये भी स्पेशल है भाई, इसको भी कवर करके रखेंगे ऐसा। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे फोर्स कौन कौन से लग रहे थे तो वो भी दिखाता हूँ। देखो, एक तो इधर टूवर्ड्स द सेंटर mg लगेगा। फिर यहाँ पे m मास है, उसकी बात कर रहा हूँ, जो m मास रखा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पर mg लगा। दूसरा नॉर्मल फोर्स रहे अपोजिट टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ये n लग गया। ठीक है दोस्त, अब और कोई फोर्स है? बिल्कुल है, शांति रख। जब सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटर से दूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, हाँ वो। तो अर्थ के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट है तो जो अर्थ घूमेगा तो वो ऑब्जेक्ट भी उसके साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसका सर्कल यहाँ पे बनेगा भैया ऐसा, और उसका रेडियस ये बना स्मॉल r। हाँ, तो अपोजिट टू द सेंटर इधर ये लगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। ऐसे तो हम mv²/r बोलने की आदत है हमको, लेकिन v को r ओमेगा से रिप्लेस कर दो, यही मिलेगा ना। हाँ ठीक है दोस्त। अब देख, एथे लेमड़ा है तो भैया एथे भी लेमड़ा ही होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एथे भी लेमड़ा ही होगा। अरे यार ऐसा उल्टा f नहीं देखा गया,
ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते क्या, है ना। हाँ तो भाई अब रुका, आराम से पढ़ाने दे, अच्छा टॉपिक है ये। इधर और इधर दो कंपोनेंट बनेंगे इसके, ये वाला बनेगा कॉस कंपोनेंट, mr ओमेगा स्क्वायर का कॉस कंपोनेंट, और ये बनेगा mr ओमेगा स्क्वायर का साइन कंपोनेंट। ठीक है, डन 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 डन। एक और फॉर्मूला बन रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये तो आ रही है और यहाँ लेमड़ा एंगल है, तो कॉस लेमड़ा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो ये आर क्या मिल जाएगा, आर ई कॉस लेमड़ा, राइट। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों को आगे काम कर सकते हैं, इन दोनों का प्लस कर दो। देखो ये भाई रैपिड रिवीजन है। हाँ तू ये सोचना मत कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा दो, नहीं, इसको इधर डाल दे, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमड़ा। ये जो एन है ना, ये इफेक्टिव वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाँ तो इफेक्टिव वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम जी फॉर्मूला है, लेकिन जी कौन सा लेना है, इफेक्टिव। तो एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमड़ा, एम 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 कैंसल, चल जी इफेक्टिव क्या है लेटीट्यूड की वजह से, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमड़ा। लेकिन हम इस आर को रिप्लेस कर सकते हैं आर ई कॉस लेमड़ा से, तो आर ई और कॉस लेमड़ा ना तो स्क्वायर, ये हो गया जी इफेक्टिव। फिर इसको दो तरीके से चेक करके बताया था आपको कि जब मामला इक्वेटोरियल पे तो लेमड़ा 0 रख के देख लो क्या आंसर आ रहा है, मामला पोल पे तो लेमड़ा π/2 रख के देख लो, आया ना मजा। चल ले ले इसका वन शॉट स्क्रीनशॉट वन शॉट क्या स्क्रीनशॉट ले ले। चलो दोस्तों 1 2 and 3 कैसा लगा लेक्चर, बढ़िया। तो यार कमेंट डाले कर यार, कमेंट लिख, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, और गूगल प्ले स्टोर पे जा, पहुंच जा, आराध्या क्लासेस का ऐप आ गया उधर, डाउनलोड कर ले। ठीक है, डायरेक्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, वीडियो लेक्चर्स में। बाय।